गरीब सिंड्रेला का जादुई पैसों का लहंगा। एक गांव में गायत्री अपने पति गौरी शंकर और अपनी 5 साल की बेटी सिंड्रेला के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सिंड्रेला का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन वो फिर भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। और सिंड्रेला की माँ गायत्री 8 महीने की गर्भवती थी और उसके पिता गौरी शंकर घर चलाने के लिए लकड़हारे का काम किया करते थे, लेकिन इस काम से भी उनका घर ठीक तरीके से नहीं चल पाता था। वहीं गौरी शंकर का बड़ा भाई कैलाश और उसकी पत्नी विनीता उसी गांव में रहा करते थे, लेकिन वे लोग गौरी शंकर के परिवार से बहुत ज्यादा अमीर थे। उनके पास बहुत पैसा था क्योंकि कैलाश एक व्यापारी था और इसी वजह से उन लोगों को अपने ऊपर बहुत घमंड था। लेकिन उन लोगों के पास एक चीज की कमी थी, क्योंकि विनीता कभी भी गायत्री की तरह माँ नहीं बन सकती थी और इसी वजह से वो गायत्री से बहुत जला करती थी। देख रहे हैं आप, यहाँ मैं माँ नहीं बन सकती हूँ और वहाँ वो गायत्री अब दूसरा बच्चा पैदा करने जा रही है। यही तो सोचने वाली बात है विनीता। अगर उसे इस बार लड़का पैदा हो गया ना, तो मेरा छोटा भाई पूरे गांव में सीना चौड़ा करके घूमेगा और मुझे उसके सामने सर झुकाकर चलना पड़ेगा, और मैं ऐसे होते नहीं देख सकता। नहीं जी, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और अगर बाई चांस ऐसा हो गया ना, तो मैं उस गायत्री के साथ साथ उसके बेटे को भी जान से मार दूंगी। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पूरे गांव में अपनी इज्जत बनाए रखने का बस यही एक तरीका है। और दूसरी तरफ सिंड्रेला बड़े ही बेसब्री से अपने छोटे भाई के आने का इंतजार कर रही होती है, और वह भी कभी कभी अपने पिता के काम में उनकी मदद कर दिया करती थी। ऐसे ही देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। एक दिन गौरी शंकर बाजार में लकड़ियाँ बेचने गया होता है। तभी उस दिन घर पर गायत्री को अचानक से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, ये अचानक से मेरे पेट में इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है? कहीं मेरे बच्चे के बाहर आने का समय तो नहीं हो गया? लेकिन मैं किससे मदद मांगू? सिंड्रेला के पिताजी भी घर पर नहीं हैं। माँ, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? आप यहीं रुकिए, मैं पिताजी को अभी बुला कर लाती हूँ। सिंड्रेला इतना कहकर जा ही रही होती है, उतने में ही वहाँ पर कैलाश और उसकी पत्नी विनीता आ जाती है। अरे सिंड्रेला बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम यहीं रुको, मैं गौरी शंकर को बुला कर लाता हूँ। जब तक विनीता, तुम गायत्री को संभालो। इतना बोलकर कैलाश विनीता को घर पर छोड़कर गौरी शंकर को बुलाने बाजार चला जाता है। अरे भाई गौरी शंकर, जल्दी घर चल। तेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। भैया, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो ठीक है ना? चलिए जल्दी घर चलिए। इस तरह गौरी शंकर अपनी सारी लकड़ियां वहीं पर छोड़कर भागते हुए अपने घर जाने लगता है, और उसके पीछे पीछे कैलाश भी भागने लगता है। लेकिन बाजार से घर जाने के रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता है। इसी बात का फायदा उठाकर कैलाश एक बड़ा पत्थर उठाता है और गौरी शंकर के सर पर मार देता है, जिसकी वजह से गौरी शंकर वहीं अपना दम तोड़ देता है और कैलाश उसकी लाश उठाकर एक जंगल के बने कुएं में डाल देता है। ऐसे ही घर पर गायत्री जैसे तैसे करके एक बेटे को जन्म देती है। ये देखकर विनीता का गुस्से से दिमाग घूम जाता है और वह मन ही मन कहती है, आखिरकार इसने एक बेटे को जन्म दे ही दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ना तो अब ये रहेगी और ना ही अब इसका ये बेटा। लेकिन इससे पहले मुझे इस सिंड्रेला की बच्ची को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे सिंड्रेला बेटा, तुम क्या बस यहाँ खड़ी खड़ी अपने भाई को देखती रहोगी? उसके लिए दूध लेकर नहीं आओगी? जी, मैं अभी पड़ोस वाले काका से दूध मांग कर लाती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला घर से बाहर चली जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर विनीता अपनी देवरानी का गला दबाकर उसकी जान ले लेती है और उसके बेटे के मुंह में जहर डालकर उसे एक जंगल के बीचों बीच छोड़ आती है। लेकिन उसे अपने भाई को घर से ले जाता देख सिंड्रेला कहती है, अरे
ये ताई जी मेरे भाई को लेकर कहाँ जा रही है और मेरी माँ कहाँ है? इतना कहकर सिंड्रेला जब अपने घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ मर चुकी थी। यह देखकर सिंड्रेला फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आंखें खोलिए ना माँ, क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही माँ? इस तरह सिंड्रेला जोर जोर से रोने लगती है और विनीता ये सोचकर सिंड्रेला के भाई को जंगल में छोड़ आती है कि शायद उसे कोई जंगली जानवर खा लेगा। और ऐसे ही कैलाश और विनीता का प्लान सफल हो जाता है। लेकिन सिंड्रेला की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ ही देर बाद उसी जंगल में एक मनमोहन नाम का शिकारी शिकार करने आता है। लेकिन जब उसकी नजर उस नवजात बच्चे पर पड़ती है तो वो कहता है, अरे इतने घने जंगल में भला इस नवजात बच्चे को कौन छोड़कर चला गया? पता नहीं यह बच्चा जिंदा भी है या नहीं। इतना कहकर मनमोहन जैसे ही उस बच्चे को अपने गोद में उठाता है तो वो देखता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। अरे इस बच्चे की सांसें तो चल रही है, इसका मतलब ये बच्चा अभी जिंदा है। मुझे इसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना होगा। इतना बोलकर मनमोहन उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसका अच्छे से इलाज करवाता है। क्योंकि मनमोहन बहुत ही पैसे वाला था, इसीलिए वो बच्चे का अच्छे से इलाज करवाता है, जिसके बाद उस बच्चे की जान बच जाती है और वो मनमोहन को ही अपना पिता मानने लगता है। उधर बेचारी सिंड्रेला अपनी माँ का जैसे तैसे अंतिम संस्कार करके अपने पिता को पूरे गांव में ढूंढने लगती है। लेकिन गौरीशंकर उसे कहीं नहीं मिलता, क्योंकि अब गौरीशंकर भी इस दुनिया में नहीं था। इसी तरह दिन बीतने लगता है और सिंड्रेला अपना पेट पालने के लिए कम उम्र में ही अपने पिता की तरह बाजार में लकड़ियां बेचना शुरू कर देती है। लेकिन कैलाश और विनीता से सिंड्रेला की ये खुशी भी नहीं देखी जाती और वह उसे उसके घर से बाहर निकाल देता है। अरे ओ सिंड्रेला की बच्ची, ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं, इसलिए निकल जा इस घर से। नहीं, ये घर मेरा है, मेरे पिताजी ने बड़ी ही मेहनत से इसे बनाया था। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अब तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इस घर का मालिक अब मैं हूँ। चल निकल यहाँ से। इतना कहकर कैलाश बड़े ही बेरहमी से सिंड्रेला को घर से बाहर निकाल देता है और गौरीशंकर की सारी जमीन जायदाद पर अपना कब्जा कर लेता है। बेचारी सिंड्रेला जंगल में जाकर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। मुझे सब पता है माँ और पिताजी कि आप लोगों की जान किसने ली है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उन दोनों को सजा दिलवा कर रहूंगी। इस तरह सिंड्रेला जंगल में ही रहकर बड़ी होने लगती है और वो अपना पेट पालने के लिए जंगल से ही लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी और इससे ही सिंड्रेला अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया करती थी, या फिर जंगल से ही फल तोड़कर वो अपना पेट भर लिया करती थी। इसी तरह सिंड्रेला अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। उधर सिंड्रेला का छोटा भाई भी मनमोहन के साथ रहकर बड़ा होने लगता है और मनमोहन उसका नाम विनय रखता है और विनय पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है। लेकिन ज्यादा पैसे होने की वजह से उसके अंदर भी थोड़ा सा घमंड आ जाता है और वो अपने घर के नौकरों से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। अरे तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने कितनी बार कहा है मेरे उठते ही मेरे कमरे में कॉफी भिजवा दिया करो, लेकिन शायद तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। चलो जाओ यहाँ से। इधर सिंड्रेला के पास पहनने तक के भी कपड़े नहीं होते और उसके कपड़े लकड़ियां काटते समय जगह जगह से फट जाता है। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने लिए कोई नया कपड़ा खरीद सके। काश अगर माँ और पिताजी आज जिंदा होते तो मुझे इस तरह से जीवन नहीं जीना पड़ता और ना ही मुझे ये फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते। इतना बोलकर सिंड्रेला लकड़ियां लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। लेकिन बाजार में पहुंचते ही गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वाह वाह, इस सिंड्रेला के तो नए डिजाइन के कपड़ों को देखकर मजा ही आ जाता है। पता नहीं कहां से लेकर आती है ऐसे नए नए डिजाइन के कपड़े। अरे इस बेशरम को तो शर्म ही नहीं है, गांव के मर्दों के सामने
कैसे फटे हुए कपड़े पहनकर चल रही है। सिंड्रेला गांव वालों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बिना लकड़ियां बेचे ही वहां से भागकर वापस जंगल में आ जाती है और उसी कुएं के पास खड़ी होकर रोते हुए कहती है, क्यों भगवान, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग मेरी गरीब परिस्थिति को देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। अरे जिन लोगों ने मेरे माता पिता और मेरे छोटे भाई को मुझसे अलग किया, उन लोगों को कोई क्यों नहीं सजा देता? क्यों हर कोई मुझ पर ही उंगली उठाता है? बचपन से लेकर आज तक लोगों के ताने सुनते आई हूँ, लेकिन अब बस मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए आज मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इतना बोलकर सिंड्रेला जैसे उस कुएं में कूदने जा रही होती है, उतने में ही उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। ऐसा मत करो मेरी बच्ची, अगर तू भी लाचार होकर अपनी जान दे देगी तो हमारे अपराधियों को सजा कौन दिलवाएगा जो इस समय आजाद घूम रहे हैं। पिताजी, मुझे सब पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इस दुनिया के ताने को और नहीं सुन सकती। यहाँ हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, कोई मेरी परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता। और वो लोग तो इतने पैसे वाले हैं, भला मैं उन लोगों का सामना कैसे कर पाऊंगी? मेरे पास तो खुद के खाने के लिए पैसे नहीं होते। तू उसकी चिंता मत कर मेरी बच्ची, उसके लिए मैं तुझे जादुई पैसों का यह लहंगा दे रहा हूँ। ये जादुई पैसों का लहंगा ये हर तरीके से तुम्हारी मदद करेगा और ये तुझे तेरे छोटे भाई तक भी पहुँचाएगा। क्या मेरा छोटा भाई, क्या वो अभी भी जिंदा है? हाँ मेरी बेटी, तेरा छोटा भाई अभी जिंदा है और उस तक तुम्हें ये जादुई लहंगा ही ले जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, आपने ना होकर भी मेरी इतनी मदद की, मुझे हौसला दिया। अब देखना मैं आपके कातिलों को कैसे सजा दिलवाती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला उस जादुई पैसों के लहंगे को पहनकर उससे कहती है, हे मेरे जादुई पैसे के लहंगे, मुझे मेरे भाई का पता बताओ। सिंड्रेला के इतना कहते ही उस लहंगे में से एक रोशनी निकलती है जिसमें सिंड्रेला को उसका छोटा भाई दिखाई देता है। ये देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है और वो उस जादुई पैसे के लहंगे की मदद से अपने छोटे भाई के पास पहुंच जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। मेरी दीदी, आप कहाँ थी? विनय, मेरा भाई, मैंने तुझे कितना याद किया, लेकिन आज तुम मुझे मिल ही गया। इतना कहकर सिंड्रेला विनय को गले से लगा लेती है और विनय को भी अपनी बड़ी बहन से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सिंड्रेला अपने भाई विनय के साथ जाकर कैलाश और विनीता के खिलाफ केस करते हैं और उन्हें फांसी की सजा दिलवाते हैं। और उसके बाद दोनों भाई बहन जादुई पैसों के लहंगे की मदद से बहुत अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। लखनपुर गांव में काव्या नाम की एक लड़की अपनी माँ उर्मिला के साथ रहती थी। काव्या का रंग बिल्कुल काला था, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। काले रंग की वजह से काव्या का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। तभी एक दिन गांव की कुछ लड़कियां काव्या को देखकर बोलती है, अरे मेरी प्यारी सहेलियों, वो देखो काली बंदरिया आ गई है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। अरे अरे रुको, तुम लोग कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। अरे ओ कल्लू माई, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चलो जाओ यहाँ से। काली कलूटी बंदरिया कहीं की, अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? बिल्कुल चुड़ैल लगती है तू। चलो दोस्त। ये सारी बातें सुनकर काव्या रोते हुए अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, ये गांव की लड़के मुझे काली काली कहकर चिढ़ाते हैं, मैं इतनी काली क्यों हूँ माँ? बताओ ना माँ। ऐसे रोते नहीं बेटा, किसी के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरे लिए बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। क्या सच में माँ? हाँ हाँ बेटा, सच में। इंसान की सुंदरता उसके गुण में होता है, रूप में नहीं। अब इंसान को छोड़ो, भगवान को ही देख लो। श्री कृष्ण भगवान भी तो काले रंग के थे, लेकिन पूरे गोकुल की गोपियां उनकी दीवानी थी। अपनी माँ की बातें सुनकर काव्या आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ, अब मैं भी कभी नहीं रोऊंगी, चाहे मुझे कोई कितना भी चिढ़ाए।
उस दिन के बाद से काव्या कभी भी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। तभी एक दिन गांव के कुछ मनचली लड़कियां काव्या के घर जाकर काव्या से बोलती है, अरे ओ कल्लू माई, तू आजकल कहाँ रहती है? दिखाई नहीं देती। लगता है शर्म के मारे घर से निकलना ही बंद कर दिया। चलो अच्छा ही है, वैसे भी काली कलूटी बंदरिया को घर से कम ही निकलना चाहिए, नहीं तो लोग देखकर डर जाएंगे। है ना काव्या? काव्या किसी की भी बातों का कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन अचानक काव्या की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। माँ की तबीयत खराब होने की वजह से काव्या की माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु के बाद काव्या बिल्कुल भी अकेली हो जाती है। तभी काव्या अपने चाचा चाची के पास रहने के लिए जाती है, लेकिन काव्या के चाचा चाची भी उसे घर से निकाल देते हैं। चाची, मुझे घर से मत निकालो चाची, मैं अकेले कहाँ रहूँगी चाची। प्लीज चाची, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने घर से मत निकालो। निकालो नहीं तो क्या करो तुझे? अपने सिर पर बिठा कर रखो। एक तो लड़की जात है, ऊपर से शकल भी काली बंदरिया जैसी है। अरे कौन शादी करेगा तुझसे? सारी उम्र हमारी छाती पर मूंग दलती रहेगी। जा भाग यहाँ से। प्लीज चाची जी, मुझे ऐसे अपने घर से मत भगाइए चाची, भला मैं कहाँ जाऊंगी चाची। मुंह बंद करके चुपचाप चली जा यहाँ से। मेरे लिए एक तू ही नहीं है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है। चल भाग यहाँ से। काव्या की चाची रमा को काव्या पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है और वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। घर से निकलने के बाद काव्या चलते चलते एक जंगल में कुएं के पास बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करते हुए खूब रोती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? किसके पास जाऊँ? माँ, तुम मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गई? माँ देखो तो माँ, तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई है। माँ, मुझे आपके बिना नहीं जीना है माँ, मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। काव्या कुएं को देखकर आत्महत्या करने के लिए उसमें छलांग लगाने ही वाली होती है। तभी उसे उस कुएं में से आवाज आती है, रुक जाओ लड़की, आखिर तुम इस कुएं में अपना जान क्यों देना चाहती हो? जान नहीं दूं तो और क्या करूं? मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। एक माँ थी, वह भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मेरा घर भी मुझसे छीन लिया गया और गांव के लोग मुझसे बात करना तो दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? हिम्मत रखो बेटी, इंसान को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और तुम तो एक बहादुर लड़की हो, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। सारी परेशानियों का समाधान साथ ही उत्पन्न होता है। अगर परेशानी है तो उसका समाधान भी है। कहाँ है समाधान? मुझे तो अपनी परेशानियों का कोई भी हल दिखाई नहीं दे रहा कुंवर जी। बेटी, अगर तुम हमारे पास आई हो तो जरूर ही इसका कुछ कारण है, क्योंकि मैं कोई एक साधारण कुआं नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं तुम्हें एक सुनहरा फ्रॉक और सैंडल दे रहा हूँ, जिसे पहनकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। कुंवर जी, मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मेरे जीने की वजह चाहिए। क्या आप मुझे वो वजह दे सकते हैं? काव्या, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल शहर में ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो और तुम मेरे दिए हुए सुनहरा फ्रॉक और सैंडल पहनकर वहां जाना। और मुझे पूरा भरोसा है कि उस ब्यूटी कंपटीशन में तुम ही जीतोगी। अब तुम यहाँ से फ्रॉक और ये सैंडल लेकर जाओ और दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। उसके बाद वह जादुई कुआं काव्या को एक सुनहरा फ्रॉक और सैंडल देता है। फिर काव्या उस जादुई कुएं का धन्यवाद कर उस सुनहरे फ्रॉक और सैंडल को पहन लेती है। काव्या जैसे ही सुनहरा फ्रॉक और सैंडल पहनती है, वैसे ही वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वह शहर जाकर ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेती है। कुछ ही दिनों बाद ब्यूटी कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। शहर की सभी लड़कियां खूब तैयार होकर कंपटीशन में जाती है। काव्या भी कुएं की दी हुई सुनहरा फ्रॉक और सैंडल पहनकर ब्यूटी कंपटीशन में पहुंच जाती है। एक एक करके सभी लड़कियां स्टेज पर जाकर अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। उसके बाद काव्या भी अपना परफॉर्म दिखाती है और वह ब्यूटी कंपटीशन में जीत जाती है।
ब्यूटी कंपटीशन जीतने के बाद काव्या को पूरे 25 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है और साथ ही उसे डायरेक्ट मूवी में काम करने का मौका भी मिलता है। काव्या के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कंपटीशन में जीते हुए पैसों से काव्या अपने शहर में गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलती है, जिसमें गरीब लोगों की फ्री में इलाज की सुविधा होती है, जिसका सारा खर्चा काव्या खुद उठाती है और वह जो कुछ भी कमाती है वह सब गरीब और असहाय लोगों की मदद करने में लगा देती है। काव्या की इस तरह गरीब लोगों की मदद करते देखकर हर कोई काव्या की प्रशंसा करते हैं। काव्या को सरकार की तरफ से भी गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए कई सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। एक दिन काव्या हॉस्पिटल में देखने आती है कि सभी लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तभी काव्या की नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो बुखार और दर्द से तड़प रही थी। तभी उसको देखकर काव्या बोलती है, अरे चाची जी आप, ये आपकी क्या हालत हो गई? क्या बताऊं बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। ऊपर वाले ने उसी की सजा दी है मुझे। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे चाचा जी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई और फिर मेरे बच्चे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद से मेरी ये हालत हो गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। शायद भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है। चाची जी आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। तभी काव्या डॉक्टर को अपने पास बुलाते हुए कहती है, डॉक्टर इनका तुरंत इलाज किया जाए और इन्हें किसी भी चीज की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैम ये कोई आपके खास है क्या? हाँ ये मेरी चाची जी हैं। काव्या की चाची बेड पर लेटे लेटे ये सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपके जा रहे थे। फिर कुछ ही दिनों बाद काव्या की चाची पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और फिर काव्या अपनी चाची से मिलने आती है। कैसी हो चाची जी और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है। बेटा तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगी। चाची जी एक तरफ आप मुझे बेटा कहती हो और एहसान की भी बातें करती हो। मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है चाची जी। आखिरकार आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? उसके बाद काव्या की चाची काव्या को अपने गले से लगा लेती है और उस दिन से काव्या की चाची और काव्या दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। रंग बिरंगी लिपस्टिक के पेड़ वाली नदी। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो बहनें काजल और चंचल अपनी माँ पिताजी के साथ रहती थी। एक दिन कार एक्सीडेंट में चंचल के माँ और पिताजी का मृत्यु हो जाता है। अब काजल और चंचल दोनों बहनें बिल्कुल अकेली हो गई थी। तभी एक दिन चंचल के चाचा जी चंचल के घर जाते हैं और दोनों बहनों को अपने घर ले आते हैं। चंचल की मामी महिमा बहुत ही घमंडी औरत थी। महिमा की भी एक बेटी थी, उसका नाम था दीक्षा। महिमा अपनी बेटी दीक्षा को बहुत प्यार करती थी और उसकी हर फरमाइश को पूरा करती थी। दीक्षा एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई किया करती थी, लेकिन माँ के लाड प्यार के कारण वो बहुत ही जिद्दी और बिगड़ैल लड़की बन गई थी और अपनी क्लास में हमेशा बहुत ही कम मार्क्स लाती थी। लेकिन माँ की लाडली होने की वजह से कभी भी महिमा उसको कुछ नहीं कहती थी। शुरुआत में तो महिमा रमेश को दिखाने के लिए चंचल और काजल को सगी बेटी की तरह पाला करती थी, लेकिन जैसे ही रमेश काम के सिलसिले से शहर जाता है तभी चंचल की चाची चंचल और काजल के साथ नौकर जैसा व्यवहार करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन दीक्षा अपनी माँ से कहती है, माँ मैं अभी अभी मॉल से आ रही थी, तभी मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था कि आने वाले 25 तारीख को हमारे गांव में फैशन कंपटीशन होने जा रहा है। मैंने सुना है इस कंपटीशन में मिस्टर मोहित राठौर भी आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर है, और उनका कहना है कि जो भी इस फैशन कंपटीशन में विनर होगा वो उसकी शादी अपने बेटे से कराएंगे और उसे नगद 1 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। माँ मैं ये कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे अच्छे से लहंगे और मेकअप का पूरा सामान खरीदना है। अरे तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता है
तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और ये फैशन कंपटीशन में तुम ही विनर आओगी। लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें अच्छे ब्रांड का लहंगा और लिपस्टिक दिलवा दूंगी। लव यू माँ, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। ये सारी बातें बगल में खड़ी काजल सुन रही थी। काजल भी बचपन से ही एक फैशन मॉडल बनना चाहती थी, परंतु उसके माँ बाप की मृत्यु के बाद उसके सारे सपने सिमट कर रह गए और वो अपनी चाची के घर में एक नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारने लगी। इसी तरह समय बीत रहा था। तभी काजल अपनी छोटी बहन चंचल को ये सारी बातें बतलाती है। चंचल, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी बहन बचपन से ही फैशन मॉडल बनना चाहती है। आज एक सुनहरा मौका हमारे पास चल कर आया है। हमारे गांव में आने वाले 25 तारीख को एक फैशन कंपटीशन मनाया जा रहा है और मैं भी उस फैशन कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। पर दीदी, उस फैशन कंपटीशन में भाग लेने के लिए तो आपको एक सुंदर सा लहंगा और मेकअप के सामान की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है और हम चाची जी से भी नहीं कह सकते हैं। अगर हमने चाची जी से लहंगा और मेकअप का सामान के लिए कहा तो वो हम दोनों को मार मार के बुरा हाल कर देंगी और हम दोनों को खाने के लिए भी नहीं देंगी। ये तो तुम सही कह रही हो चंचल, चाची जी बहुत बुरी है। वो हम दोनों से पूरे दिन घर का काम करवाती है और बदले में 2 वक्त की रोटी भी नहीं देती। ऊपर से हम दोनों पर इतना अत्याचार भी करती है। आज अगर माँ जिंदा होती तो वो जरूर हमारे लिए एक सुंदर सा लहंगा और मेकअप का सामान दिलवा देती। दीदी, आप टेंशन मत लो, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास कुछ रुपए हैं। आप उस पैसों से जाकर लहंगा सिलने के लिए कपड़े ले आना और एक लिपस्टिक भी। माँ ने मुझे सिलाई सिखाई थी, मैं दिन रात जागकर आपके लिए एक सुंदर सा लहंगा सिल दूंगी। काजल अपनी बहन की बात सुनकर बहुत खुश होती है और दोनों बहनें रूखी सूखी रोटियां खाकर सो जाती है। अगली सुबह महिमा काजल को बाजार से सब्जी खरीदने के लिए भेजती है। तभी काजल बाजार से अपने लहंगे के लिए भी कपड़े ले लेती है। काजल घर आकर वो कपड़ा अपनी बहन को दे देती है। दोनों बहनें दिन भर काम करती थी, इसलिए चंचल को लहंगा सिलने का समय नहीं मिल पा रहा था और वो रात भर जागकर अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा लहंगा तैयार करती है। काजल इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश होती है और अपनी बहन को गले से लगा लेती है। फैशन कंपटीशन के दिन बहुत ही पास आ रहे थे। तभी एक दिन महिमा काजल और चंचल को बुलाने उनके कमरे में जाती है कि तभी उसकी नजर लहंगे पर पड़ती है और वो बोलती है, ओए मनहूस, इतना सुंदर लहंगा तूने कहाँ से लाया और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? चाची जी, ये लहंगा हमारा ही है। इसे मैंने अपने हाथों से अपनी बहन काजल के लिए सिला है। अच्छा, तो तू मुझे बेवकूफ समझ रही है? इतना सुंदर लहंगा तूने सिला है? जरूर तूने मेरे पैसे चुराकर ये लहंगा बाजार से खरीद कर लाई है। अब जल्दी से सच सच बता दे, वरना मैं तुझे मार मार कर तेरे माँ बाप के पास पहुँचा दूंगी। चंचल सही कह रही है चाची जी, ये लहंगा मेरा ही है और ये चंचल ने मेरे लिए सिला है। अच्छा ठीक है, लेकिन इतना प्यारा लहंगा मेरी बेटी दीक्षा पर ही जचेगा और ये लहंगा मैं अपनी बेटी दीक्षा के लिए लेकर जा रही हूँ। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तूने दोबारा ऐसा लहंगा सिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे लहंगे में आग लगा दूंगी, समझी? इस तरह महिमा वो लहंगा उन दोनों बहनों से छीनकर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। तभी वो दोनों बहनें अपनी किस्मत पर बहुत रोती है और रोते रोते दोनों सो जाती है। काजल को फैशन कंपटीशन में भाग लेने का बहुत मन था। वो बहुत गहरी नींद में सो रही होती है। तभी उसके सपने में उसकी स्वर्गवासी माँ आती है और बोलती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा फैशन कंपटीशन में भाग लेने का बहुत मन है और तुम वो कंपटीशन जीतकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो कंपटीशन जीतने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मेरी बात को तुम ध्यान से सुनना। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक नदी है। उस नदी में एक पेड़ है, उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे लिपस्टिक लगे हुए हैं। वो पेड़ तुम्हें एक लिपस्टिक देगा जिसे लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी। उस लिपस्टिक की मदद से तुम अपनी जरूरत की कोई भी सामान मांग सकती हो और वो लिपस्टिक तुम्हारी हर मुसीबत में काम करेगी।
इतना कहकर काजल की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह जब काजल की नींद खुलती है तो उसे अपना सपना याद आता है और वो सारी बातें अपनी छोटी बहन चंचल को बताती है। दीदी, मुझे तो ये तुम्हारा सपना किसी सच से कम नहीं लग रहा है। माँ जरूर तुम्हारी मदद करना चाहती होगी, इसलिए वो तुम्हें ये सारी बातें सपने में बताई। चाची जी आज दीक्षा को लहंगा दिलवाने मार्केट जा रही है। हम दोनों भी मौका देखकर माँ की बताए हुए उस नदी के पास जाएंगे। और फिर दोनों बहनें जल्दी जल्दी घर का काम करने लग जाती है। इधर महिमा और दीक्षा भी शॉपिंग के लिए निकल जाती है और ये दोनों बहनें भी घर के सारे काम निपटाकर नदी की खोज में निकल जाती हैं। बहुत दूर तक चलने पर उन्हें एक जंगल में माँ का बताया हुआ कुआं दिखाई देता है और वो दोनों बहनें कुआं की तरफ जाने लगती हैं। चलते चलते उन्हें एक नदी दिखाई देती है। नदी के पास जाकर वो देखती हैं कि उस नदी में एक पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत सारे रंग बिरंगे लिपस्टिक लगे हुए हैं। तभी नदी से आवाज आती है, आओ बच्चों, तुम दोनों का इस नदी में स्वागत है। जरूर तुम दोनों ईमानदार और नेक लड़कियां हो जो तुम्हें मेरी ये नदी दिख गई। मैं यहाँ पिछले 100 सालों से हूँ, परंतु आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया। आज तुम्हें मेरी ये नदी दिख गई। अब तुम दोनों जल्दी से मेरे इस जादुई पेड़ से एक एक लिपस्टिक तोड़ लो। ये मेरी लिपस्टिक तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। दोनों बहनें नदी के कहे अनुसार पेड़ से एक एक लिपस्टिक ले लेती है और जल्दी से दोनों अपने अपने होठों पर लगा लेती है। उस लिपस्टिक को लगाते ही दोनों बहनें पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और दोनों के शरीर पर सुंदर सुंदर लहंगे आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती है और नदी को धन्यवाद कर वहां से लिपस्टिक लेकर अपने घर आ जाती है। दोनों बहनें अपनी चाची से बहुत डरती थी, इसलिए वो दोनों बहनें घर में साधारण कपड़े पहनकर ही रहती थी। अब उन दोनों बहनों के पास जादुई लिपस्टिक थी। दोनों बहनें उस जादुई लिपस्टिक की मदद से जल्दी जल्दी घर का काम कर लेती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आज वो दिन भी आ जाता है जब गांव में फैशन कंपटीशन होना था। गांव की सभी लड़कियां तैयार होकर फैशन कंपटीशन में जा रही होती है। तभी चंचल की चाची बोलती है, अरे तुम दोनों मनहूस लड़कियां कहाँ मर गई? मैं और मेरी प्यारी बेटी दीक्षा फैशन कंपटीशन में जा रहे हैं। तब तक तुम दोनों बहनें हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना कर रखना। खाना बनाने में जरा भी देर हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर महिमा और दीक्षा उस फैशन कंपटीशन में चली जाती है। इधर काजल और चंचल भी उस जादुई लिपस्टिक की मदद से सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों बहनें उस फैशन कंपटीशन में चली जाती है और एक एक करके अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। दोनों बहनों की परफॉर्मेंस देखकर फिल्म के प्रोड्यूसर मोहित राठौर बहुत खुश होते हैं और अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों की खूब धूमधाम से मोहित राठौर के बेटों से शादी हो जाती है और दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।